डिस्कनेक्ट होती है जल्दी से रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। आपको पता है कि आज से हम लोग सर्कल पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10। तो सर्कल चैप्टर नंबर 10 आपके एग्जाम में आ भी रहा है ना। तो वृत्त में क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक में टोटल 5 एक्सरसाइज है यहाँ पर, 10.1 से लेकर 10.5 तक। ठीक है, 10.1 जो एक्सरसाइज है बहुत बेसिक सा एक्सरसाइज है, इसमें बस कुछ छोटे मोटे टर्म्स के बारे में पूछे जाते हैं, तो इसको जल्दी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट तो इसमें सारे हैं, 10.2, 10.3, 10.4 और 10.5। लेकिन आज हम लोग क्या करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, 10.1 करेंगे, और एक इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है 10.5। तो ये दोनों को कवर करने की कोशिश करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ट्राई करेंगे कवर करने की। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले देखिए सर्कल होता क्या है, वृत्त क्या होता है। तो ये जो आकृति अभी आपको दिख रहा है, आप बोलोगे सर यही सर्किल है हमारा, यही वृत्त होता है। एक समतल आकृति है, प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर के बारे में बताऊंगा अभी कि प्लेन फिगर होता क्या है, समतल आकृति क्या होता है। मुझे बताइए, वृत्त से मिलता जुलता आकृति डेली लाइफ में आप कहाँ पर देखते हो, क्या चीज ऐसा देखते हो जो सर्कल के शेप में है, जो वृत्त के शेप में है। तो आप काफी चीज बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो चूड़ी है ना, जो हाथ में पहनते हैं, कड़ा कह सकते हैं, या फिर रोटी कह सकते हैं, या फिर घड़ी होता है कुछ जो सर्कल के शेप में होता है ना? या फिर आप कह सकते हो सिक्का जो होता है सर, क्वाइन जो होता है ना, 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, ये सारे चीज सर्कल के शेप में होते हैं। ठीक है, सो वहां से हम समझ सकते हैं ये वृत्त है इस टाइप से। अब यहाँ पर आप एक चीज सुनते हुए कई बार लिखा हुआ कि वृत्त क्या है, प्लेन फिगर है, समतल आकृति है। तो प्लेन फिगर क्या होता है, देखो 2 तरह के आकृति होते हैं, पहिया भी कह सकते हैं, वेरी गुड, इसे वृत्त करें पहिया होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ बॉल, जो क्रिकेट का जो बॉल होता है ना, यह वृत्त होगा क्या? या जो गेंद आप कहते हो, गेंद हमारा वृत्त होगा? यस या नो? हाँ, बटन भी होगा। देखो इसको हम लोग सर्कल नहीं कहते, इसको वृत्त नहीं कह सकते, है ना, ये वृत्त नहीं है। क्योंकि सर्कल को क्या कहते, सॉरी, इस बॉल को क्या कहेंगे, गेंद किस शेप का है, इसको हम लोग कहते हैं स्फेयर, है ना, इसको हम लोग कहते हैं गोला, इसको हम लोग गोला कहते हैं। अंतर क्या है दोनों में, ये ध्यान रखिएगा। देखो मान लो अगर एक टेबल पर मैंने क्या किया, एक बॉल को रखा। जब बॉल को रखोगे तो ये हवा में उठ जाएगा, ये हवा में उठ जाएगा, इसकी हाइट आ जाएगी, एक ऊंचाई दिखेगी। तो ऐसा कोई आकृति जो हवा में स्थान घेरे, उसको हम लोग सॉलिड फिगर कहते हैं, ठोस आकृति कहेंगे। तो ये जो आया, इसको हम लोग प्लेन फिगर नहीं कह सकते। तो जो गोला होता है या फिर जो बॉल होता है आपका, उसको हम लोग सर्कल या वृत्त नहीं कह सकते। ठीक है, उसको आप किसी भी सरफेस पे बना भी नहीं सकते। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक प्लेन फिगर, मतलब एक पेज पर, एक कागज पर एक बॉल को बनाइए, तो बनाने के लिए तो आप इस तरह से ड्राइंग बना सकते हो, लेकिन वह एग्जैक्ट बॉल नहीं है। बॉल को आप एक कागज पर नहीं बना सकते, है ना, नहीं रख सकते, वो हवा में उठ जाएगा। तो ऐसा कोई आकृति जिसको आप पेपर पर ड्रॉ कर सकते हो, वो समतल आकृति होता है। एक सरफेस पे बना सकते हो, कागज पर बना सकते हो, तो वो सरफेस पे बनाओगे, उसको प्लेन फिगर कहेंगे, उसको समतल आकृति कहेंगे। तो वृत्त को हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एक बॉल को नहीं बना सकते, है ना। तो सर्कल क्या होगा, चूड़ी के शेप का समझ लेना, जैसा बटन कह रहे थे वो समझ लेना, है ना। तो आप बोलोगे सर सर्कल क्या है, एक प्लेन फिगर है, एक समतल आकृति है। समझ में आया? ये समझ में आया, इसको हम किसी भी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये समझ में आया, प्लेन फिगर क्या होता है, सॉलिड फिगर क्या होता है। तो बॉल को या फिर जो ऑरेंज होता है, संतरा, इसको हम लोग वृत्त नहीं कहेंगे, उसको गोला कहेंगे, स्फेयर कहेंगे। बताइए, ये क्लियर हुआ दोनों में अंतर, कि स्फेयर क्या होता है और वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो वृत्त एक समतल आकृति है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब किसी भी सरफेस पर या किसी सतह पे आप अगर उसको ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि आपको अभी दिख रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, एक मैंने सर्कल बना दिया, या आपने ब्लैक बोर्ड पे अपने कागज पर आप एक सर्कल बना दो। तो जिस भी पेपर पर, जिस भी सरफेस पे आप सर्कल को बना रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सरफेस को ये सर्कल कितने भागों में डिवाइड कर रहा होगा, कितने भाग में बांट रहा होगा इसको। देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, 3 बिंदु लेते हैं। पहले एक बिंदु मैंने लिया पॉइंट ए। मुझे बताइए पॉइंट ए जो दिख रहा है आपको, सर्कल के अंदर दिख रहा है या बाहर दिख रहा है, या फिर सर्कल के ऊपर दिख रहा है। आप बोलोगे सर पॉइंट ए जो है सर्कल के अंदर में है, तो इसको हिंदी में कहते हैं अभ्यंतर, है ना, इंग्लिश में कहते हैं अभ्यंतर। और एक हिंदी में अभ्यंतर कहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं इंटीरियर, है ना, सर्कल के अंदर में है सर। ठीक है, अब अगर मैं पॉइंट बी बना दूं, पॉइंट बी कहाँ दिख रहा है आपको, सर्कल के बाहर में दिख रहा है ना। तो पॉइंट बी को आप लिख देना कि सर पॉइंट बी जो है बहिर्भाग में है। तो टर्म्स देखिएगा क्या क्या होते हैं, बहिर्भाग मतलब बाहर,
इसको लिख देते हैं एक्सटेरियर, है ना, बाहर में है। एक्सटेरियर कहने का मतलब बाहर में। अब देखो एक चीज और हो सकता है कि अगर मैं एक पॉइंट बना दूं, पॉइंट पी। अब पॉइंट पी कहाँ पर है? तो पॉइंट पी बोलोगे सर ये सर्कल के ही ऊपर है, तो इसको कहेंगे सर ये वृत्त पर स्थित है ना, वृत्त पर ही है। मतलब हम इसको कहेंगे इसका जो पोजीशन है ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल है। तो तीन पोजीशन दिख रहा है, या तो अंदर में हो सकता है या बाहर में हो सकता है, और एक बिंदु उस सर्कल पर हो सकता है। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई भी सर्कल जिस भी सरफेस पे हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, उस सरफेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है वृत्त का अंदर का हिस्सा जिसको अभ्यंतर या इंटीरियर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा सर्कल के बाहर का हिस्सा जिसको हम एक्सटीरियर या बहिर्भाग कहते हैं, है ना, ये पूरा हिस्सा बाहर वाला हो जाएगा। और एक तीसरा हिस्सा भी होता है, तीसरा पोजीशन भी होता है, ये सर्कल खुद होता है। तो एक बिंदु इस सर्कल पर भी हो सकता है ना, तो हम कह सकते हैं या तो अंदर होगा सर, या बाहर होगा, या उसके ऊपर होगा। तो मुझे बताइए अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोई भी प्लेन सरफेस को सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा तीन पार्ट्स, यानी थ्री पार्ट्स। समझ में आया? अंदर, बाहर और सर्कल। क्लियर? इतना क्लियर है? तो एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जिस भी सरफेस पे आप सर्कल को ड्रॉ कर रहे हो कितने भागों में बांटेगा, तो आंसर आएगा तीन पार्ट्स, दो पार्ट मत करना, तीन करना, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमारा होता है सर्कल का केंद्र, यानी सेंटर क्या होता है। देखो आप समझो सर्कल बना कैसे होगा, सर्किल कैसे बना होगा। सर्किल क्या होता है, मान लो इस सर्किल पे मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। अब इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, यहाँ पर भी पॉइंट होगा। मतलब हम कह सकते हैं ना सर ये जो सर्कल है बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर ही बना होगा, बहुत सारे अनंत बिंदुओं को मिला दिया होगा तो जाकर सर्कल बना होगा, है ना। बहुत सारे बिंदुओं से, अनंत बिंदु से मिलकर बना होगा, अनगिनत बिंदु से मिलकर बना होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। सर्किल के ऊपर भी कुछ पॉइंट बना रहा हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया। मान लो एक बिंदु का नाम दिया मैंने ए, एक बिंदु का नाम मैंने दिया बी, और एक बिंदु का नाम मैंने दिया सी। अब हमें क्या करना है कि इस वृत्त के अंदर एक ऐसा पॉइंट खोजना है जो ए बी सी से बराबर दूरी पर हो। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि सर्कल का जो सेंटर होता है, जो हमारा केंद्र होता है, उसका पोजीशन क्या होता है। तो आप कहोगे सर अंदर में होगा, सर्कल के अंदर में होगा, बाहर में कभी नहीं हो सकता। अभ्यंतर यानी आप कहोगे सर अंदर में होगा, इंटीरियर में होगा, पहला चीज। अगर मैं पूछूं कि संख्या कितना होता है, किसी भी एक सर्किल के कितने केंद्र होते हैं, तो आप बोलोगे सर एक केंद्र होता है। किसी भी सर्किल का सिर्फ एक ही सेंटर होगा। अब वो सेंटर कहां पर होगा? अंदर में। तो सेंटर को डिफाइन कैसे करते हैं? वह बिंदु, वह पॉइंट जो इस सर्कल के सभी बिंदुओं से, इस सर्किल पर स्थित कोई भी बिंदु से बराबर डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो एक पॉइंट लिया, इसको मान लो मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये जो ओ ए का जो दूरी रहा होगा, जो भी दूरी रहा होगा, मान लो ये दूरी को मैंने कह दिया एक्स, तो यह भी दूरी एक्स ही रहेगा, और यह भी दूरी एक्स ही रहेगा। मतलब इस सर्किल पर कोई भी पॉइंट और भी बना दो, एक पॉइंट मैंने ले लिया एम, तो सेंटर से अगर एम को मिला देंगे तो दूरी एक्स ही रहेगा, सेम डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि सेंटर होता क्या है, सेंटर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सेंटर क्या होता है, इस सर्कल पर स्थित, मतलब इस पे रहने वाले सभी बिंदुओं से बराबर बराबर दूरी पर जो पॉइंट होगा वही हमारा सेंटर कहलाता है, केंद्र वही कहलाएगा। बताइए ये समझ में आया? केंद्र का डेफिनेशन समझ में आया कि केंद्र होता कैसे, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि सेंटर होता क्या है। सर्कल के अंदर रहेगा, एक ही सेंटर रहेगा, सर्कल पर स्थित सभी दूरी से, सर्कल पर जो भी पॉइंट है सभी से बराबर डिस्टेंस पे रहेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे केंद्र। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ओ से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सी से भी कर सकते हो, जनरली हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट होता है हमारा त्रिज्या का। आप सभी को पता भी होगा रेडियस क्या होता है। आपको ये पता है कि सर ये जो पॉइंट है हमारा सर्किल के अंदर जो दिख रहा है, ये हमारा सेंटर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट में ले रहा हूँ सर्किल के ऊपर, सर्किल के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया और इसको नाम मैंने दे दिया, मान लो पी। अगर मैं वृत्त को केंद्र से, सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं, मतलब सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट लेकर सेंटर से सर्कल की दूरी को मिला दिया, मतलब सेंटर को मिला दिया, हाँ, सर्किल पर स्थित किसी पॉइंट से, वृत्त पर स्थित किसी पॉइंट से। तो ये जो ओपी लाइन आपको दिख रहा है अभी, इसी को हम लोग कहते हैं सर त्रिज्या है। ये हमारा क्या है? त्रिज्या है, या फिर इसको आप कहेंगे सर ये हमारा रेडियस है। रिप्रेजेंट आर से करते हैं। अब मुझे अगर आपसे बताओ कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि वृत्त में कितने ही त्रिज्या होती है, संख्या बताइए, संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सर्कल में
अनंत बिंदु हो सकती है ना, सर्किल तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं सेंटर से इसको भी मिला दूं तो ये भी हमारा त्रिज्या कहलाएगा, है ना। इसको मिला दे तो ये भी त्रिज्या कहलाएगा, इसको मिला दे तो ये भी त्रिज्या कहलाएगा, है ना। तो आप कहोगे सर इसमें तो अनंत त्रिज्या बनाई जा सकती है, अनगिनत त्रिज्या बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो ये सारे सारे जो दिख रहे हैं आपको, ओ ए ओ बी ओ सी, ये सारे के सारे क्या है, त्रिज्याएं हैं। यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है। सभी को हम आर लिख सकते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा कि सर अनगिनत होगा, ये तो आपने देख ही लिया कि यहाँ पर अनगिनत त्रिज्या बन सकता है, जितनी मर्जी उतनी त्रिज्या बना सकते हो। दूसरा चीज ये ध्यान रखेगा कि यहाँ पर जितनी भी त्रिज्या होगी सभी की लंबाई बराबर होगी। तो आप बोलोगे सर ओपी की जो लंबाई होगी वही ओ ए की लंबाई होगी, वही ओ बी की लंबाई होगी और वही ओ सी की लंबाई होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता सर सेंटर वही पॉइंट है ना, सेंटर तो वही होता है जो सर्किल से बराबर दूरी पर हो, सर्किल कोई भी पॉइंट से बराबर दूरी पर ही होगा। तो आप बोलोगे सर सभी की दूरी बराबर रहेगी। अगर मैं एक भी कह दूं रेडियस 5 सेंटीमीटर तो सारे ही रेडियस 5-5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर सभी का जो लंबाई हो जाएगा वो आर के बराबर ही हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ ओ ए की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओगे ओपी की लंबाई कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है और ओपी भी त्रिज्या है, तो आप बोलोगे सर यह भी 13 सेंटीमीटर ही होगा। समझ में आया त्रिज्या क्या होता है? तो सिंपली समझिएगा, सेंटर से अगर मैं इस सर्किल पर स्थित कोई पॉइंट को ऐसे मिला दूं तो ये हमारा त्रिज्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है जीवा। जीवा क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। इसके लिए मैं फिर से इस सर्किल पर दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी। नाम लिख देते हैं इसका, नाम लिखा ए और बी। अब अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूं, अगर आप ए बी को ऐसे मिला दोगे तो ये जो लाइन आपको अभी दिख रहा है ए बी, है ना, ये ए बी को जो मिला दिया इसी को हम लोग कहते हैं सर ये हमारा जीवा है ना। तो ए बी लाइन जो आपको दिखा, इस लाइन को आप कहते हो सर ये हमारा जीवा कहलाता है, या फिर इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ए बी को जीवा कहेंगे या इसको कॉर्ड कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि संख्या बताइए कितनी संख्या होगी, मुझे बता सकते हो एक वृत्त में कितनी जीवा होगी, ये आपको बताना है। वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिला देंगे तो जीवा बन जाएगा, है ना। तो आप मान लो उसे यहाँ मिला दिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो ये भी एक जीवा बन गया। आपने क्या किया, एक दोनों पॉइंट को मिला दिया तो यह भी एक जीवा बन गया। तो यहां से अगर ऐसे मिला दे तो यह भी एक जीवा बन जाएगा, ऐसे मिला दिया यह भी जीवा बन गया, है ना। तो आपको कितने जीवा दिख रही है? आप बोलोगे सर जितना मर्जी उतनी जीवा बना सकते हैं। तो किसी भी वृत्त में कितनी जीवा बनेगी, अनगिनत जीवा बनेगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो आप बोलोगे सर किसी भी वृत्त में अनगिनत जीवा बन सकती है, ठीक है। कितने जीवा बनेंगे, अनगिनत जीवा बनेंगे। अब यहाँ पर मुझे बताओ क्या वृत्त की जितनी भी जीवा होंगी, अनगिनत है तो बहुत सारे होंगे ना, तो क्या सभी जीवा की लंबाई बराबर होगी, यस या नो, मुझे बताओ। सभी जीवा की लंबाई बराबर होगी या नहीं, यस और नो। जैसे त्रिज्या तो सारे त्रिज्या अनगिनत त्रिज्या थी और सभी की लंबाई बराबर थी, जीवा की भी लंबाई बराबर होगी क्या? नहीं। देखो सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होगी, वेरी गुड। देखो ऐसे समझते हैं, दूसरा वाला जो फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर को देखिए। यहाँ पर देखो मैंने एक जीवा बनाया, देखो ये बहुत छोटा सा जीवा दिख रहा है ना, क्योंकि इसको मैंने दो वृत्त पर स्थित दो पॉइंट को ही मिलाया है। इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो जीवा बन गया, ठीक है। आप यहाँ पर बोलोगे सर हम यहाँ से और अगर यहाँ पर बना दें तो ये थोड़ा बड़ा जीवा दिख रहा है हमें, ठीक है, और बड़ा हो गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है सर सेंटर से जैसे नजदीक जाएंगे जीवा बड़ा हो गया, और सेंटर के नजदीक जाइए देखो जीवा और बड़ा हो गया। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, जो जीवा सेंटर के जितने नजदीक है, केंद्र के जितने नजदीक है, वो उतना बड़ा रहेगा। अब अगर मैं एक ऐसा जीवा बनाऊं जो इस सेंटर से ही क्रॉस कर रहा है ना, इसके केंद्र से पास कर रहा है, यह भी एक जीवा ही होगा, है ना। क्योंकि यह भी क्या दिख रहा है, इसको भी मैंने वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिला दिया है, पी क्यू को मिला दिया ना, तो हमारा एक जीवा बन गया। ये एक स्पेशल जीवा है जो हमारा सेंटर से क्रॉस कर रहा है, ये सबसे बड़ा वाला जीवा होगा। क्योंकि इसके ऊपर आप अगर जाओगे, इसके ऊपर जाओगे तो फिर केंद्र से दूर जाने लगोगे और फिर से आपका जीवा छोटा होने लगेगा। तो मुझे बताइए इन सभी में सबसे बड़ा जीवा आपको कौन सा दिख रहा है, इन सभी में सबसे बड़ा जीवा कौन सा दिख रहा है? आप बोलोगे सर वह वाला है जो केंद्र से क्रॉस कर रहा है, पी क्यू, है ना, जिसका मैंने नाम में दिया रेड वाला, है ना। तो आप बोलोगे सर पी क्यू जो है, जो केंद्र से क्रॉस कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सबसे बड़ी जीवा, है ना, इसको कहते हैं सबसे बड़ी जीवा।
इंग्लिश में क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, तो इसको कहेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड या सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो कहां से क्रॉस करेगा, वो सेंटर से क्रॉस करेगा आपका, ठीक है, वो केंद्र से पास करेगा। ये समझ में आया आपका, ये समझ में आया क्या सभी को? सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो केंद्र से ही गुजरेगी। अब इसका कोई स्पेशल नाम है क्या? तो बिल्कुल, जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको ही हम व्यास कहते हैं, वृत्त का, उसको ही डायमीटर कहते हैं। तो अगला कंसेप्ट आपका यही है, अगला कंसेप्ट में आपको यही पढ़ना है कि वृत्त का व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखना है। पहला पॉइंट डायमीटर के बारे में याद रखिएगा, डायमीटर जो होगा वो सबसे बड़ी जीवा होगी। पहला चीज तो आप ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी जीवा को ही डायमीटर कहते हैं। मतलब पहला पॉइंट आपने नोट किया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भी, एक एक छोटा छोटा एक एक नंबर का क्वेश्चन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये नोट कीजिएगा, ये ऑलवेज कहां से पास करेगा, केंद्र से पास करेगा, ठीक है, केंद्र से गुजरेगा, मतलब फ्रॉम सेंटर, सेंटर से पास करेगा। तीसरा चीज आप ये याद रखिएगा कि डायमीटर बना कितना, अच्छा चलो पहले बना लेते हैं, ठीक है, एक से डायमीटर बनाते हैं। आप बोलोगे सर सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो केंद्र से क्रॉस करेगी, तो मैंने एक ऐसे बना दिया कुछ, ठीक है, ये बना दिया। इसका नाम क्या रखा, मान लो मैंने इसको पीक्यू बोल दिया। पीक्यू को क्या बोलोगे, डायमीटर बोलोगे या रेडी व्यास बोलेंगे। रिप्रेजेंट डी से करते हैं, क्योंकि डायमीटर बोल रहे हैं तो पहला लेटर डी है, तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर डी, ठीक है। तो पीक्यू क्या है, डायमीटर। अब समझिएगा, मुझे बताओ यहाँ पर संख्या कितनी होगी। अगर मैं पूछूं कि इस वृत्त में कितने डायमीटर आप बना सकते हो, आप बहुत सारे डायमीटर बना सकते हो, है ना, मतलब अनगिनत बना सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही बना दूं तो ये भी डायमीटर बन गया, ऐसे बना दे तो ये भी डायमीटर बन गया, तो ऐसे बना दे तो ये भी डायमीटर बन गया, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, डायमीटर है, सारे के सारे व्यास है, ठीक है। तो अनगिनत व्यास बना सकते हो। ये मैं मिटा दे रहा हूं अभी के लिए। ये समझो, संख्या तो आप बोलोगे सर अनगिनत बना सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बना सकते हैं, अनगिनत होगा। सभी डायमीटर की लंबाई बराबर होगी, ठीक है, सभी डायमीटर की लंबाई बराबर होगी। ऐसा क्यों होता है समझो। अगर मैं कह रहा हूं ये दूरी के बारे में, अगर मैं ओक्यू के बारे में बोलूं तो ओक्यू क्या है, ओक्यू को बोलोगे सर सेंटर से वृत्त तक की दूरी है, जिसको त्रिज्या कह देते हैं। ओक्यू को आप त्रिज्या बोलोगे। ओपी को भी क्या बोलोगे, सर ओपी जो है ये भी हमारा त्रिज्या है, इसको मैं मिटा के नीचे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर ओक्यू क्या है, ये भी हमारा त्रिज्या है और ओपी भी हमारा त्रिज्या है। मतलब हमें दिख रहा है सर ये जो पीक्यू व्यास दिख रहा है, इसको जो आपने डायमीटर बोला, ये डायमीटर बोला, ये डायमीटर जो है वो दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है क्या, आर प्लस आर से मिलकर बना हुआ है क्या? एक डायमीटर जो है दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है, तो आप बोल सकते हो सर डायमीटर जो होगा वो 2r के बराबर होगा। मतलब यहां से हमें यह दिखता है कि सर व्यास जो होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा, 2 गुना त्रिज्या होगा। मतलब आपसे कभी त्रिज्या की लंबाई देकर व्यास की लंबाई पूछी जा सकती है, या फिर त्रिज्या की लंबाई देकर व्यास पूछ सकता है, फिर व्यास का लंबाई देकर त्रिज्या पूछा जा सकता है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मैं कभी दे दूं किसी वृत्त का जो हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या मैं कह रहा हूँ 7 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओगे इस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, इस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर व्यास जो होगा त्रिज्या का 2 गुना होता है ना, दो त्रिज्या से मिलकर बना होता है। तो आप बोलोगे सर 2 × 7 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। अब यहां से हम ये भी समझ सकते हैं कि व्यास जो होगा त्रिज्या का अगर 2 गुना है तो त्रिज्या आधा होगा, है ना, त्रिज्या व्यास का आधा होगा। तो अगर मैं कभी उल्टा दे दूं कि व्यास की लंबाई अगर मुझे दे रखी हो कि 20 सेंटीमीटर है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, रेडियस कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर त्रिज्या कितना होगा, इस 20 का आधा हो जाएगा, तो 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो दो चीज समझ में आया कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होगा और त्रिज्या व्यास का आधा होगा। तो ये दो चीज हमने समझा। इतना क्लियर है व्यास के बारे में, ये सारी चीज समझ में आई। तो पहला चीज ध्यान रखेगा, त्रिज्या का 2 गुना होगा, सबसे बड़ी जीवा होगी, केंद्र से गुजरेगी, अनंत या अनगिनत बनाए जा सकते हैं, जितनी भी त्रिज्या होंगी, जितने भी व्यास होंगे, सभी की लंबाई बिल्कुल बराबर बराबर होगी, ठीक है। चलो, अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है चाप क्या होता है, आर्क क्या होता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, फिर से 2 पॉइंट ले रहा हूँ, सर्कल के ऊपर ही 2 पॉइंट ले लिया, फिर से मैं नाम दे रहा हूँ उसको ए बी। अब समझिएगा, मैं इसको मिला नहीं रहा हूँ, पिछले बार जीवा जब पढ़ रहे थे तो ए को बी से मिला दिया था, अब मैं मिला नहीं रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस भाग के बारे में पूछ रहा हूँ, वृत्त का टुकड़े के बारे में पूछ रहा हूँ।
जो वृत्त का भाग है ना, ए, किसी भी दो बिंदु के बीच में, किसी दो पॉइंट के बीच में जो वृत्त का जो पार्ट है, ये जो भाग है, इसको क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे सर ये जो टुकड़ा आपको दिखता है सर वृत्त का, इसको हम लोग चाप कहते हैं और इसको हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक है, मान इमेजिन कर लो कि एक हमारे पास चूड़ी है और ये चूड़ी गिर के टूट गया, और ऐसा टूटा कि दो पार्ट में टूटा है ना, मान लो ये टूटा अगर, तो सिर्फ दो ही पार्ट में टूटा हुआ। तो आप बोलोगे सर ये भी जो है सर्कल का ही भाग था और यह भी वृत्त का ही भाग था, तो इसको भी हम लोग चाप बोलेंगे और इसको भी हम लोग चाप बोलेंगे। ठीक है, तो आप नीचे वाले को भी चाप बोल दो और ऊपर वाले को भी आप बोलोगे सर ये जो पार्ट दिख रहा है हमें, इसको भी हम लोग चाप बोलेंगे। ये दोनों ही हमारा चाप है। ठीक है, नीचे वाला भी आर्क है, ऊपर वाला भी आर्क है, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट के बीच में वृत्त का जो भाग होता है, उसका जो टुकड़ा होता है, उसको हम लोग चाप कहते हैं, उसको हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर एक जो भाग मुझे छोटा सा दिख रहा है, ये जो नीचे भी दिख रहा है, ये छोटा भाग है, ऊपर वाला बड़ा भाग है ना। आप कह सकते हैं सर ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, तो छोटे वाले को लघु चाप कहते हैं और बड़े वाले को दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम लिख देना कि सर ये जो हमें दिख रहा था ना नीचे में, इस वाले का नाम है लघु चाप, है ना, क्योंकि छोटा है। ठीक है, इसको कहेंगे सर लघु चाप। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर आर्क। और बड़े वाले को क्या कहते हैं? बड़े वाले को कहते हैं सर दीर्घ चाप, क्योंकि चाप तो है वो, है ना, चाप तो है और कैसा है, बड़ा वाला है, तो दीर्घ चाप कह देते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेजर आर्क। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहोगे? मेजर आर्क। समझ में आया? इतना क्लियर है? मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, अगर मैं सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लो अगर कॉपी पे इसको लिखना है कि अब रिप्रेजेंट कर कैसे करें, तो अगर मैं ए बी लिख दूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ए बी चाप के बारे में बात कर रहे हो कि ए बी जीवा के बारे में बात कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि ए बी तो जीवा भी हो सकती है। तो जब भी चाप को लिखना हो ना, तो चाप को लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, लघु चाप को लिखने के लिए आप ए बी नाम दे दो और इसके ऊपर एक छतरी बना दो ऐसे। तो ये जो छाता आपने बनाया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि आप आर्क की बात कर रहे हो, चाप की बात कर रहे हो, और ए बी लिखने का मतलब लघु चाप, छोटा वाले की बात कर रहे हैं। दीर्घ चाप अगर लिखना हो हमें, तो आप बोलोगे सर दीर्घ चाप भी तो ए और बी से ही बना हुआ है, बिंदु और बी के बीच में ही है। तो आप यहाँ पर ए बी लिखोगे, ये क्या करना, दीर्घ चाप पर एक पॉइंट बना देना, मान लो एक पॉइंट दे दिया मैंने पी, तो इसका ये बड़ा वाला ना, तो इसका नाम भी बड़ा लिख देना, ए पी बी, है ना। तो इसका बोलोगे सर इसका नाम दे दिया ए पी बी। अभी दिख रहा है ए पी बी जो मैंने लिखा है? एक सेकंड रुक जाइए, शायद मेरी स्क्रीन रुक गई है और मैं बस स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना है सभी को बस। और फिर से अगर मेरी स्क्रीन दिखेगी तो एक बार वाई लिख के बताइएगा। अगर स्क्रीन फिर से दिखेगी तो वाई लिख के बता दो। अभी दिख रहा होगा? ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, जो बड़ा वाला चाप है, जो बड़ा वाला आर्क है, उसका नाम भी बड़ा दे दिया मैंने, एपीबी। क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आया दीर्घ चाप और लघु चाप क्या होता है? तो अगर मैं फिर से अगर एक सर्किल ले लूं यहाँ पर, एक मैंने मान लो एक सर्किल ले लिया, इसका मैं चाप बना रहा हूँ, इसको मैं दो पॉइंट ले लिया, एक पी और एक क्यू, पी क्यू। अगर मुझे लघु चाप को दिखाना हो तो आप पी क्यू लिख दोगे, है ना, पी क्यू पे ऐसे लिख दोगे, तो ये हमें पता चल रहा है सर इसकी बातें कर रहे हैं, है ना, ये लघु चाप की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं। अगर मुझे इस वाले भाग की बात करना हो, ये बड़ा वाला जो भाग दिख रहा है, इस वाले की बात करता है, तो हम क्या करेंगे, एक नाम यहाँ पर दे देंगे एम, कुछ भी पॉइंट नाम दे दो, और यहाँ पर बोल दो सर पी एम क्यू, है ना, और ऐसे लिख देंगे, तो ये दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क को दिखा रहे हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास, इसको हम मिटा के यहीं पर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मान लो दो पॉइंट ऐसे ले लिया, दो पॉइंट मैंने ऐसे लिया एक्स वाई, और ये एक्स वाई ऐसा पॉइंट है कि डायमीटर का एंड पॉइंट है, मतलब एक व्यास का अंत बिंदु है। तो आप क्या कह सकते हो सर, ये जब अगर व्यास है तो व्यास इसको दो बराबर भागों में बांटता है, सर्किल को व्यास जो होता है दो बराबर भागों में बांटता है। तो ऊपर वाला भी एक चाप है, यह भी चाप है, और नीचे वाला भी चाप है। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है सर, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही बराबर हो गए, ऐसे बताना, ऐसे समझना। अगर मैं कोई कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक लड़का ए है और एक लड़का बी है, मुझे बताओ इसमें बड़ा कौन है, ए और बी में बड़ा कौन है? फिगर देख के बताइए, ए और बी में बड़ा कौन है? तो आप बहुत जल्दी से बता दोगे सर ये जो बी है ना, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है। ठीक है,
तो अगर ऐसा कुछ दिखेगा तब तो आप कह सकते हो सर ए बड़ा है, ए छोटा है और बी बड़ा है। लेकिन अगर मैं कभी ऐसे बना दूं, मैं अगर ऐसे बना दूं, एक लड़का ऐसे बना दूं और एक और बिल्कुल इसी के साइज का बना दूं, अब यहाँ पर अगर मुझे दिख रहा है तो दोनों बराबर है, तो इसमें किसी को एक को आप बड़ा किसी एक को छोटा बोल सकते हो क्या? किसी एक को बड़ा किसी एक को छोटा बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं कह सकते। अब बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करो। हितेश, शायद आपका माइक ऑन है, आप मुझे सुन रहे हो? एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी दो क्वांटिटी अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पर वो बड़ा छोटा नहीं बोल पाएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर ये डायमीटर का एंड पॉइंट है एक्स वाई, नीचे वाला चाप और ऊपर वाला चाप अगर बराबर दिख जाए, इक्वल दिख जाए, तो ऐसे केस में हम लोग इसको दीर्घ या लघु चाप नहीं कहते, इसको हम लोग माइनर या मेजर आर्क नहीं कहते, इसका स्पेशल नाम दे देते हैं, इसको हम लोग अर्धवृत्त कह देते हैं। दोनों ही को अर्धवृत्त कह देंगे, दोनों आधा आधा बट गया ना। आप बोलोगे सर यह भी अर्धवृत्त है और नीचे वाला भी अर्धवृत्त है, यानी इसको भी आप सेमी सर्कल कहोगे, ठीक है। और ऊपर वाले को भी आप क्या कहोगे, यह भी सर हमारा सेमी सर्कल है। समझ में आया कि अगर दोनों बराबर जब भी हो जाएगा तो उसको सेमी सर्कल कह देंगे, ठीक है। चलिए, ये समझ लिया कि सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त क्या होता है। अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है वृत्तखंड। सेगमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं। सेगमेंट क्या होता है यानी वृत्तखंड क्या होता है। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, दो पॉइंट ले रहा हूँ सर्किल के बीच, सर्किल के ऊपर, है ना। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया, इसको पहले नाम दे दो, इसका मैंने नाम दिया ए बी, और इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। तो जो ए बी लाइन आपको दिख रहा है, जो मैंने ब्लू कलर का लाइन बनाया, इस लाइन को आप बोलोगे सर ये हमारा क्या है, ये हमारा जीवा है यानी कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन फिर से रुक रही है क्या, अभी दिख रहा है? कुछ तो आज टेक्निकल इश्यूज हो रही है, एक सेकंड रुक जाओगे फिर, शायद मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। बस वेट कर लो थोड़ी सी, फिर से दिखेगा तो एक बार वाई लिख के बता दो। हाँ, थोड़ी देर में दिख जाएगा, फिर से दिखेगा, और फिर से दिखेगा तो एक बार बात बस कंफर्म करा देना, ठीक है। अभी दिख रहा है सभी को? हाँ, चलो अभी दिख रहा होगा, ठीक है, बस शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये जो ऊपर में लाइन ए बी दिख रहा है ना, इसको हम लोग जीवा कहेंगे, और नीचे वाला जो भाग दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे चाप कहेंगे। तो जीवा और चाप से जो भाग आपको घिरा हुआ दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है जो जीवा और चाप से घिरा हुआ है ना, तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सर वृत्तखंड, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड, यानी इसका एक स्पेशल नाम होता है, ये हमारा सर सेगमेंट है, ठीक है, सेगमेंट है। सेगमेंट के बारे में याद रखिएगा, देखो आपको जनरली कई जगह लिखा रहेगा ना, सेगमेंट जीवा और चाप से मिलकर बना होता है, वो मैं भी लिख दूँ, ठीक है। दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है जीवा, दो चीजों से मिलकर बना होने का मतलब दो चीजों से घिरा होता है, जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग होता है, मतलब एक होता है हमारा कॉर्ड, ठीक है, और एक होता है हमारा आर्क। कॉर्ड और आर्क से घिरे हुए भाग को ही हम लोग वृत्तखंड कहते हैं, यानी उसको ही हम लोग सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं एक सर्किल बनाऊं, इसको दो हिस्सों में अगर मैं इसको काट दूं ऐसे, तो ये दो पार्ट में अगर बटेगा तो एक पार्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक भाग आपको ऐसा दिखेगा, और दूसरा भाग आपको यहाँ पर छोटा सा दिखेगा। अब अगर मैं दोनों ही के बारे में पूछूं आपसे, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला जो हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है दोनों ही एक, ये भी जीवा है हमारा और ये भी हमारा जीवा ही है, ठीक है। इसको भी आप बोलोगे सर ये भी हमारा जीवा है, ये हमारा चाप है ऊपर में और ये भी हमारा चाप है। तो ऊपर वाला हिस्सा भी जीवा और चाप से ही मिलकर बना हुआ है ना। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है जो बड़ा सा है, ये वाला हिस्सा भी क्या है, ऊपर में हमारा चाप दिख रहा है और नीचे में हमें जीवा दिख रहा है, मतलब कॉर्ड और आर्क से ही घिरा हुआ भाग है, बड़ा वाला भी, है ना। तो आप बोलोगे सर ये अभी हमारा वृत्तखंड है क्या, तो बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ऊपर में, जिसको मैं अभी येलो, इसको भी आप बोलोगे सर यह भी हमारा क्या है, यह भी हमारा वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। इसको भी आप वृत्तखंड बोलोगे, और नीचे वाले को तो वृत्तखंड कह ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है सर एक बड़ा है एक छोटा है, फिर से वही चीज आ गया, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटे वाले को लघु कहेंगे और बड़े वाले को दीर्घ कहेंगे, एक को माइनर कह देंगे एक को मेजर कह देंगे। तो आप बोलोगे सर नीचे में जो हिस्सा दिख रहा
इस वाले को हम लोग एक नाम दे देंगे कि सर ये वृत्तखंड तो था ही, और इसका स्पेशल नाम दे दिया सर ये छोटा था ना, तो इसको हमने बोला लघु वृत्तखंड। ठीक है, माइनर सेगमेंट, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब मुझे बताइए ऊपर वाले को क्या बोलोगे, ये क्या है हमारा सर, ये बड़ा वाला है, तो आप बोलोगे सर ये दीर्घ वृत्तखंड है ना, इसको हम लोग कह देंगे सर दीर्घ वृत्तखंड। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, मेजर सेगमेंट। ठीक है, जहां बड़ा आ जाएगा मेजर लगा देना, जहां छोटा रहेगा उसको माइनर कर देना। लघु और दीर्घ वर्ड यूज करते हैं बड़े और छोटे के लिए। समझ में आ चीज, ये सेगमेंट क्या होता है। देखो याद मत रखना कि सेगमेंट कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है। अगर मैं जैसे ही सेगमेंट बोलूं, जैसे ही मैं वृत्तखंड बोलूं, तो आपको ये फिगर बन के आना चाहिए आपके दिमाग में, ऐसा कुछ फिगर बन जाना चाहिए। ठीक है, ये फिगर। अब बोलोगे सर ये फिगर जैसे ही बना हमें पता चल गया कि सर ये हमारा जीवा है ना, ये हमारा चाप है, ये हमारा आर्क है, और ये हमारा कॉर्ड है। तो दिख जाएगा कि सेगमेंट क्या है, जीवा और चाप से मिलकर बना हुआ भाग है। क्लियर है इतना। अब वृत्तखंड समझ में आ गया सभी को, सेगमेंट समझ में आ गया, बताइए इतना क्लियर है, यस और नो। ठीक है, तो वृत्तखंड हमने समझ लिया। अगला टर्म जो हमारा है वो त्रिज्यखंड क्या है, सेक्टर क्या है, रिपीट कर दूं, ये वाला रिपीट कर दूं। हाँ मोहित देखिएगा, यहां पर मैं क्या बता रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ एक सर्कल ले रहा हूँ। ठीक है, फिर से एक सर्कल लिया, अभी सर्कल पर 2 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिया, अब इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। तो अगर इन दोनों पॉइंट को मैंने अगर ऐसे मिलाया है, तो इस वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, ये हमारा सर क्या था, इस सर्कल का जीवा था। चलो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सॉरी। आप बोलोगे सर ये हमारा जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये हमारा जीवा है, और नीचे वाला चाप है। तो जीवा और चाप से जो भाग आपको दिखता है घिरा हुआ, इस भाग को ही आप क्या कहते हो, सर ये हमारा वृत्तखंड है। ये समझ में आया मोहित, आप बताओ इतना क्लियर है, ये समझ में आया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, जीवा और चाप से जो घिरा हुआ भाग होगा वो वृत्तखंड होगा। अब हमें दिख रहा है सर, हमें एक ये वाला भाग दिखता है, एक ऐसा भाग दिखता है, और एक नीचे में छोटा सा भाग ऐसा दिखता है। यह भी क्या है, ये जीवा और चाप से ही घिरा हुआ भाग है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो भाग है यह भी जीवा और चाप से ही घिरा हुआ भाग है। तो यह भी वृत्तखंड कहलाएगा, ऊपर वाला भी वृत्तखंड कहलाएगा, और नीचे वाला भी वृत्तखंड कहलाएगा, दोनों ही वृत्तखंड है। अब अंतर क्या है, ये बड़ा है ना, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़े वाले को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, है ना, यानी मेजर सेगमेंट। और इसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट, यानी लघु वृत्तखंड। अब समझ में आया, अब समझ में आया माइनर और मेजर में क्या अंतर है। बड़े वाले को माइनर मेजर कर देंगे, छोटे वाले को माइनर कर देंगे। ठीक, अगला टर्म देखते हैं हमारा क्या है, त्रिज्यखंड। देखो नाम से क्लियर है, त्रिज्यखंड या सेक्टर। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, देखो हिंदी वाले नाम को देखिए, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड इंडिकेट कर रहा है त्रिज्या आएगा यहाँ पर। अगर मैं सेंटर को, मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल पर 2 पॉइंट लेता हूँ, फिर से वैसे ही एक पॉइंट लिया मैंने ए, एक पॉइंट मैंने लिया बी, नाम दे दो इसका ए और बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चाप का, ये जो चाप है हमारा, इसको मैं अगर मिला दूं, ए बी को अगर इस टाइप से मिलाऊं, इस चाप को ले लूं, अब इस चाप के एंड पॉइंट को अगर मैं सेंटर से मिला दूं, यानी केंद्र से मिला दूं, तो कुछ ऐसा रीजन दिखेगा, कुछ ऐसा एरिया हमें दिखेगा। तो ये जो एरिया अभी आपको दिख रहा है ना, इसी एरिया को कहते हैं हम लोग त्रिज्य खंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। अब सेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, आप बोलोगे सर सेक्टर क्या होता है, दो त्रिज्या, ये त्रिज्या था, ये त्रिज्या था, ओ ए और ओ बी, दो त्रिज्या से मिला हुआ भाग है, और नीचे में क्या है, चाप है। तो ऐसे समझिएगा, त्रिज्यखंड जो बनता है, दो त्रिज्या यानी दो रेडियस और एक चाप से घिरा हुआ भाग होता है। ठीक है, एक चाप से घिरा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दो त्रिज्या और एक चाप से जो घिरा हुआ भाग होगा उसको हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। ये समझ में आया सभी को। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सर्कल मैंने लिया और एक त्रिज्यखंड मैंने ऐसे ले लिया, तो ये वाले को तो आप लोग कह ही रहे हो सर ये हमारा त्रिज्यखंड है। अगर मैं इस वाले भाग के बारे में पूछूं, ये जो ऊपर में जो भाग दिख रहा है, इस वाले पार्ट को मैं बना रहा हूं अलग से,
इस वाले भाग को जो ग्रीन कलर से मैंने सेट किया, इस वाले भाग को भी आप त्रिज्यखंड कहोगे क्या? ये हमारा सेक्टर है या नहीं है, बस इतना बताओ, ये सेक्टर है या नहीं है, त्रिज्यखंड है या नहीं है? देखो आप बोलोगे सर ये भाग के बारे में देखो ना, कौन कौन चीज से घिर के बना हुआ है, तो ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। ये हमारा बोलोगे सर ये त्रिज्या था, और ये भी हमारा त्रिज्या है, दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है। और इस वाले को आप बोलोगे सर दीर्घ चाप है, तो त्रिज्या और चाप से ही घिर के बना हुआ है ना, दो त्रिज्या, आप बोलोगे सर त्रिज्या त्रिज्या और एक चाप, तो दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर घिर रहा है वो, है ना, घिरा हुआ है। तो आप बोलोगे सर यह भी क्या है, यह भी सेक्टर है, यह भी हमारा त्रिज्यखंड है, ऊपर वाला भी सेक्टर है। अब यहाँ पर नाम कैसे देंगे, आप बोलोगे सर ये छोटा दिख रहा है, जो भाग आपको छोटा दिख रहा है, तो इसका आप नाम दे दो लघु त्रिज्यखंड, है ना, इसको आप बोलोगे सर लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, यानी इंग्लिश में क्या बोल देंगे, माइनर सेक्टर। और अगर ये बड़े वाले भाग की मैं बात करूं, ये ऊपर वाले भाग की बात करूं, तो इस वाले को क्या बोलोगे, इस वाले को कह देंगे सर मेजर सेक्टर, है ना। मेजर सेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, बड़ा वाला त्रिज्यखंड मतलब दीर्घ वृत्तखंड, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आया, ये क्लियर हुआ। दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड क्या होगा, मेजर सेक्टर क्या होगा, माइनर सेक्टर क्या होगा, बताइए। इतना क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अभी मुझे बताओ, अगर मैं एक और सर्किल ले लूं और कुछ ऐसे बनाओ फिगर, मुझे बताओ ये जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले भाग को आप त्रिज्यखंड बोलोगे या नहीं बोलोगे? ये जो मैंने रेड कलर से सेट किया, ये त्रिज्यखंड है या नहीं है? आप इस भाग के बारे में सोचो ना, ये ऐसा ही भाग है ना, इसको मैंने अलग से बना दिया। आप बोलोगे सर ये क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या, और ये क्या है, चाप है। तो दो त्रिज्या और एक चाप से जो भाग घिरा हुआ होगा उसको त्रिज्यखंड कहेंगे। तो यस ये त्रिज्यखंड है। कैसा है, बड़ा वाला है, तो इसको हम लोग मेजर कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, है ना, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आया, ये क्लियर हुआ। देखो दोनों चीज को एक साथ अगर एक पेज पे मैं समझाऊं, ये बेटर क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं एक जगह लिखता हूं वृत्तखंड और एक जगह हम लिखते हैं त्रिज्यखंड, दोनों में अंतर देखिएगा, नाम मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में आप इसको कहते हो सर सेगमेंट, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। सेगमेंट क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, कुछ ऐसा फिगर होता है, बस फिगर को इमेजिन करिए, बाकी सारी चीज समझ में आ जाएगा। त्रिज्यखंड क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर बना होगा। आप बोलोगे सर ये क्या है, जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग होगा, मतलब मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, कॉर्ड और आर्क से मिला हुआ भाग होगा। इसको आप क्या बोलोगे सर, त्रिज्या त्रिज्या और चाप, है ना, त्रिज्यखंड में त्रिज्या आएगा, मतलब दो त्रिज्या, है ना, दो त्रिज्या और एक चाप आएगा, मतलब दो रेडियस प्लस वन आर्क। समझ में आया, अब क्लियर है। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें आपको सारी चीज दिख रही है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। अब छोटा वाले को लघु कह देंगे, बड़े वाले को दीर्घ कह देंगे, छोटे वाले को माइनर कहेंगे, बड़े वाले को मेजर कहेंगे। क्लियर है इतना, आगे बढ़े। ये बताइए, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, यस और नो? ठीक है, अब देखो इसके आगे इतना आप पढ़ के एक्सरसाइज नंबर जो 10.1 है आपका, ये कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश वाली बुक साथ में रखिएगा, मैं सारी चीज समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स है। वृत्त के केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल कहां पर होगा, अंदर में होगा या बाहर में होगा, मुझे बताओ। पहला है बहिर्भाग, दूसरा कह रहा है अभ्यंतर। आपको पता था सेंटर कहाँ होगा, सर्कल के अंदर होता है, अभ्यंतर में होगा, तो ये गलत होगा, अभ्यंतर यानी इंटीरियर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये तो हो गया, इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बिंदु जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, है ना, वृत्त के कहां पर स्थित होगा, इसका मतलब समझना। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बिंदु जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी जो है त्रिज्या से अधिक है, तो त्रिज्या से अधिक अगर दूरी पर होगा वो बिंदु, तो कहां पर चला जाएगा। मान लो एक सर्किल लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट यहां पर लिया, अब त्रिज्या मान देते हैं इसका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पी बिंदु यहां पर रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ जो त्रिज्या से भी ज्यादा दूरी पर हो, मतलब 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा दूर हो। तो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर अगर जाओगे तो 5 सेंटीमीटर बाहर चले जाओगे ना,
अगर मैं 2 सेंटीमीटर से जैसे ही ज्यादा जाऊंगा तो सर्कल के बाहर चला जाऊंगा। तो ऐसा बिंदु जिसकी दूरी त्रिज्या से अधिक हो, रेडियस से ज्यादा हो जाएगा, तो वृत्त के बाहर चला जाएगा, सर्कल के बाहर चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस वाले का आंसर कितना होगा? इस वाले का आंसर होगा और ये बहिर्भाग है ना, तो मतलब बाहर चला जाएगा। ये समझ में आ गया? तो ऐसा बिंदु जिसका दूरी जो है त्रिज्या से अधिक रहेगा वो बाहर में रहेगा। ठीक है, चलो अगला बताइए। क्वेश्चन 3 का आंसर बताओ। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड के क्या क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड को, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, तो अब वृत्त का व्यास बोलोगे, इंग्लिश में क्या लिख दोगे? डायमीटर। ठीक है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे बड़ी वाली जो जीवा होती है, जिसके बारे में मैंने बोला था कि केंद्र से पास करेगा, सेंटर से क्रॉस करेगा, वो हमारा जीव व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। क्वेश्चन 4 देखिए, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। अब व्यास का सिरा होने का मतलब क्या हो गया? सिंपली समझिएगा, अगर व्यास का सिरा है, इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर बराबर हो जाएगा। अब इस चाप को आप क्या बोलोगे? इस चाप को आप क्या बोलोगे? इस चाप के बारे में क्या बोलोगे? सर अगर ये वाला नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग चाप को तो जनरली चाप कहते हैं। 2 तरह के चाप होते हैं, एक लघु चाप और दीर्घ चाप। लेकिन दोनों ही अगर बराबर बराबर हो गया तो हम लघु और दीर्घ नहीं बोल सकते। तो इस बार हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कह देंगे सर अर्धवृत्त कह देंगे। ठीक है, इसको अर्धवृत्त कह देंगे या फिर इसको सेमी सर्कल कह देंगे, क्योंकि डायमीटर का एंड पॉइंट हो गया, व्यास का एंड पॉइंट हो गया, तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? बराबर बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो ये आर्क जो है ये भी बराबर हो जाएगा, चाप भी बराबर हो जाएगा, और चाप बराबर हो जाएगा तो उसको अर्धवृत्त कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन 4 का आंसर समझ में आया कि यहाँ पर क्या लिख देंगे? अर्धवृत्त, या फिर लिख देना सेमी सर्कल। क्लियर है? बताइए। क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 बताओ, वृत्तखंड कैसा होता है? एक चाप तथा डैश, ये तो बता सकते हो। एक चाप और किस चीज से बीच का भाग होता है? एक चाप और वृत्तखंड बना लो, फोटो बना लो, फिगर बना लो। ये हमारा वृत्तखंड हो गया। तो एक तो बोला सर आपने चाप, और एक क्या बोलोगे? इसको क्या कहते हैं? चाप मतलब आर्क एंड वृत्तखंड कौन से 2 चीज से घिरा हुआ भाग होता है? इसमें कंफ्यूज हो गए क्या? चलो इसको मैं फोटो से क्लियर कर दे रहा हूँ। आप अगर वृत्तखंड की बात करोगे, अगर मैं एक सेगमेंट की बात करूं, तो आप लोग सेगमेंट कैसे बनता है? ये हमारा जीवा होता है ना, ये हमारा जीवा होता है, और नीचे वाला हमारा चाप होता है। तो वृत्तखंड जो होता है जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग होता है ना, जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर जीवा और चाप आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो चाप तो लिख दिया गया, चाप तो आपको दे दिया गया, तो आप यहाँ पर जीवा लिख दोगे, है ना, यहाँ पर जीवा लिख दोगे, कॉर्ड लिख दोगे। ठीक है, चाप मतलब आर्क और जीवा मतलब कॉर्ड, कॉर्ड और आर्क से घिरा हुआ भाग होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में बांटता है? ये तो डायरेक्ट बता दिया था। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में बांटता है? 1, 2, 3 या 4? ये बताओ। एक वृत्त जिस भी सरफेस पे आप बना रहे हो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? ये तो बहुत आसान था है। एक अंदर होता है, एक बाहर होता है, एक सर्कल होता है, 3 पार्ट होता है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, तो आंसर आएगा 3 पार्ट। ठीक है, 3 भाग। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है बस ट्रू फॉल्स है। स्टेटमेंट को पढ़ना है, आपको बताना सही है गलत। ट्रू के लिए सही के लिए मैं टी लिखूंगा, फॉल्स के लिए मैं एफ लिखूंगा, गलत के लिए मैं एफ लिख दूंगा। ठीक है, समझ। पहला क्वेश्चन, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, केंद्र को मतलब केंद्र बना लिया, वृत्त पर किसी बिंदु से, तो वृत्त पर एक बिंदु बना लिया, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? क्या इसको हम त्रिज्या कहते हैं? यस और नो? तो आप बोलोगे सर इसी को त्रिज्या कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो इसको बोलोगे ट्रू। अगला पढ़िए, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। देखो परिमित कहने का मतलब होता है फिक्स्ड। इंग्लिश में भी अगर क्वेश्चन पूछोगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा बराबर डिस्टेंस की क्या होती है? फिक्स्ड कॉर्ड होती है। तो फिक्स्ड नहीं होता है, अपरिमित होता है। आप बोलोगे सर जीवा तो अनगिनत बनाया जा सकता है ना, तो जितनी मर्जी उतनी बना जा सकता है। तो आप बोलोगे सर कॉर्ड अनगिनत होते हैं, फिक्स्ड नहीं होता, तो हम कहेंगे सर यार ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो गलत है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे फॉल्स। ठीक है, ये गलत है। अगर यहाँ पर अपरिमित लिख दिया जाए तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा क्या? अगर हम किसी सर्किल को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दें, 3 इक्वल आर्क में बांट दें, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाएगा क्या? नहीं। यहां पर समझिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ना इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर जो बराबर चाप लिख दिया गया ना, इसका क्या मतलब हुआ? बराबर कहने का मतलब कोई भी अगर 2-3 क्वांटिटी बराबर बराबर हो जाए तो उसको आप बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सारे के सारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो सारे अगर बराबर हो गए तो इसमें ना ही हम लघु बोल सकते हैं ना ही दीर्घ बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये फॉल्स है, वहां पर हम लोग ना ही लघु बोलेंगे ना ही दीर्घ बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगर मैं कह रहा हूं वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, वृत्त का व्यास होता है। फिर से पढ़ते हैं। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, तो ऐसे जीवा, हम कह रहे हैं ऐसा जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या का दोगुना है। अब बोलोगे सर ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, इसका दोगुना अगर हम कह देंगे तो ये जो जीवा कहलाएगा, इसको ही तो डायमीटर कहते हैं ना, इसको व्यास कहते हैं। तो आप बोलोगे सर व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। तो सीधे बोलोगे सर ऐसा जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है उसको ही वृत्त का व्यास कहते हैं। बिल्कुल सही लिखा गया है, सही लिखा गया तो यहाँ पर बोलेंगे ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ के बताइए। त्रिज्यखंड जो होता है जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग होता है क्या? बताइए यस या नो। त्रिज्यखंड जो होता है आपका, वो जीवा और चाप से मिलकर बनता है क्या? देखो त्रिज्यखंड बोला, ऐसे ही इमेजिन कर लो ये वाला फिगर। अब त्रिज्यखंड में तो त्रिज्या आएगा, है ना, तो यहाँ पर त्रिज्या तो लिखा नहीं गया, आपको बोला गया सर त्रिज्यखंड जो है ट्रू, नहीं ट्रू नहीं होगा ना। आप बोलोगे सर ये जीवा और चाप से मिलकर बना हुआ भाग को तो हम लोग वृत्तखंड कहते हैं, है ना, इसको तो हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। अगर क्वेश्चन में वृत्तखंड लिखा रहेगा तब हमारा आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सर ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि त्रिज्यखंड बोला गया। त्रिज्यखंड के लिए क्या होना चाहिए, 2 त्रिज्या और 1 चाप। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आया? अगर वृत्तखंड त्रिज्यखंड की जगह पर मैं वृत्तखंड लिख दूं तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए फॉल्स है। और अगला बताइए, वृत्त एक समतल आकृति है क्या? वृत्त एक समतल आकृति है, प्लेन फिगर, जिसको आप मैं शुरू में ही बता रहा था क्लास के शुरू में। ऐसा आकृति जिसको आप सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी प्लेन सरफेस पे आप बना सकते हो, किसी अपने कॉपी पर बना सकते हो। इसको क्या कहेंगे, समतल आकृति कहेंगे, प्लेन फिगर कहेंगे। तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो ये समझ में आया, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, हाँ ट्रू फॉल्स, हाँ बिल्कुल जो भी लिखा आपने सही है। देखो इसके आगे बढ़ते हैं, अगला जो कंसेप्ट है हमारा, इसके आगे कुछ और कंसेप्ट पढ़ना है, समझते हैं इसको। देखो एक चीज होता है चाप द्वारा या जीवा द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक चाप बना ले रहा हूँ। एक मैंने चाप बनाया, एक मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे बनाया एक आर्क। अब इसका नाम अगर मैं दे दूं ए बी, इसका नाम मैंने दिया ए बी। अब क्या कर रहा हूं, बोला गया देखो यहाँ वृत्त पर अंतरित कोण, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल कहने का मतलब एक पॉइंट में यहां पर बना लिया, एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट यहां पर बना लिया, सर्कल पर होना चाहिए कोई पॉइंट। अगर मैं ए को पी से मिला दूं और बी को पी से मिला दूं, तो ये जो एंगल आपको दिखता है, ये जो कोण आपको दिखता है यहाँ पर, इसी वाले कोण को एंगल ए पी बी का नाम है एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ए बी, या फिर अगर मैं ए बी को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो बाई कॉर्ड ए बी ऑन द सर्कल, क्योंकि पॉइंट पी कहाँ है, सर्कल के ऊपर है। ठीक है, ट्रायंगल पी को ही क्या कहेंगे, चाप ए बी द्वारा या जीवा ए बी द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण। समझ में आया? यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है आपको, अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, पॉइंट क्यू ले लूँ, अगर मैं ए को क्यू से मिला दूं, ए को मैं क्यू से मिला दूं और क्यू से फिर बी को मिला दूं, तो ये जो एंगल ए क्यू बी दिख रहा है, यह भी वही कोण है, चाप ए बी द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना होता है, थ्योरम यही कहता है कि अगर ये वाला कोण एक्स है तो यह भी कोण एक्स होगा, ये दोनों कोण के मान बराबर होंगे। तो याद रखिएगा एंगल ए पी बी ये बराबर होगा एंगल ए क्यू बी के, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक आपका थ्योरम है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों जो कोण है सेम ही सेगमेंट में बना हुआ है, एक ही सेगमेंट, देखो एक तरफ ही बना हुआ है ना, ऊपर में वाला जो सेगमेंट है इसी वृत्तखंड में बना हुआ है, तो ये एक वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे ये सारे के मान बराबर होंगे। तो अगर मैं एक और कोण ऐसे बना दूं, एक एंगल ऐसे बना दूं, तो इसका भी मान क्या होगा, आप बोलोगे सर ये अगर मैं नाम दे दूं आर, तो एंगल ए आर बी भी बिल्कुल बराबर हो जाएगा, और एंगल ए आर बी का भी वैल्यू जो आएगा वो एक्स ही आएगा, ये भी एक्स आएगा। ये क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ, अगर मैं एक पेज पे एक सर्कल बना लेता हूँ और एक क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूँ
कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ किया, एक कोण मैं दे रहा हूं यहां पर, स्टेप से बना दिया, ठीक है। इसका मैं कुछ नाम दे रहा हूं, पी क्यू ए बी, और मैं कह रहा हूं यहां पर हमारा कोण है 50 डिग्री का। एंगल दे दिया पी ए क्यू बराबर 50 डिग्री, और आपसे पूछ लूं एंगल पी बी क्यू, इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा? एंगल पी बी क्यू का मान। आप बोलोगे सर एंगल पी बी क्यू क्या है? ये दोनों ही चाप ए बी द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए हुए गए कोण है ना। आप बोलोगे सर ए भी पॉइंट सर्कल पर ही है, बी भी सर्कल पर ही है, दोनों ही एक ही तरफ है सेम वृत्तखंड में, तो आप बोलोगे सर यह भी 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यह भी 50 डिग्री ही होगा, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अगर मैं एक और कोण ऐसे बना दूं, ऐसे मिला दिया, इसका नाम मान लो मैंने एम दे दिया, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एंगल पी एम क्यू का वैल्यू बताइए, तो ये भी जो कोण आएगा यह भी 50 डिग्री ही आएगा। तो ये सारे कोण बराबर होंगे, एक तरफ जितना बनेगा सारे के सारे बराबर होंगे। क्लियर हुआ ये समझ में आया? तो एक तरफ बनने वाले जितने भी कोण होंगे सारे बराबर होंगे, ठीक है। अगला एक और कंसेप्ट सीख लीजिए। अगर मैं बोलूं एक चाप अगर मैं बनाता हूं, एक मैंने आर्क बनाया कुछ ऐसे, ठीक है, एक आर्क बना लिया ए बी, या फिर इसका आप जीवा भी बना सकते हो, है ना। इसको मैं ज्वाइन कर दूं अगर, तो जीवा भी बन जाएगा हमारा, ये भी जीवा बोल दिया। अब अगर बोला जाए कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ऑन द सेंटर, या चाप द्वारा केंद्र पर, तो इसके जो एंड पॉइंट है ना, इसको आप सेंटर से मिला दोगे, इसको सेंटर से मिला दोगे, तो ये जो एंगल दिखता है आपको, एंगल ए ओ बी, इसकी बातें कर रहे हैं हम लोग। तो एंगल ए ओ बी क्या है? केंद्र पर बना हुआ कोण है, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, या जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कहते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जिस चीज जो आपको पता होना चाहिए, जो हमें पढ़ना है आपके सिलेबस में है, वो यही कहता है कि अगर मैं दो पॉइंट यहाँ पर बनाता हूँ ए और बी, ठीक है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ए और बी, इसको मैंने मिलाया, या फिर चाप पे भी रख सकते हो, इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं, तो एक कोण ये बन रहा है, और एक पॉइंट में सर्किल पर ले लेता हूँ पी, और इसको भी मैंने ऐसे मिला दिया, तो वृत्त पर अंतरित कोण जो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्स है, तो सेंटर पे जो कोण बनेगा वो एक्स का 2 गुना होगा, तो सेंटर पे 2x बन जाएगा। तो सिंपली ये ध्यान रखिएगा कि एंगल ए ओ बी जो होगा, केंद्र पर जो कोण बनेगा वो वृत्त पर अंतरित कोण का 2 गुना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 एंगल ए पी बी, ठीक है, वृत्त वाले का 2 गुना होगा। तो यहाँ पर मुझे बताइए, सिंपली एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं ऐसे नाम दे दूं पी, यहाँ पर दे दिया क्यू, और इसको ऐसे मिला दिया, और मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है, ये मैं कह रहा हूँ 70 डिग्री का है, तो यहाँ पर कोण बता सकते हो कितना होगा? इस एक्स का वैल्यू बताइए, एक्स का वैल्यू बताइए। तो आप बोलोगे केंद्र पर कितना बनेगा? हाँ वेरी गुड, तो पी ओ क्यू जो बनेगा, पी ओ क्यू जो बनेगा, मान लो इसका नाम मैंने एम दिया, 2 गुना होगा एंगल पी एम क्यू का, ठीक है। तो ऊपर वाले कोण का 2 गुना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 इंटू 70 डिग्री यानी 140 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना दिख रहा है? आप बोलोगे सर 140 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है ना, इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। मान लो अगर मैं कोण ऐसे पूछ लूं, अगर मैं ऐसे पूछ लूं, एक मैं जीवा बना दूं, और कुछ इस टाइप से फिगर बना दूं, एक सेकंड, मैं ऐसे फिगर बना लूं, और यहाँ पर मैं कोण दे रहा हूँ 80 डिग्री, तो मुझे बताओगे एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स का वैल्यू कितना होगा? वेरी गुड। तो सर एक्स जो होगा वो 80 का आधा होगा, ऊपर में जो कोण बनेगा ना वृत्त पर, वो आधा होगा, केंद्र पर 2 गुना होगा, तो केंद्र पर अगर 2 गुना है तो ऊपर में वृत्त पर क्या होगा? आधा बनेगा। तो आप बोलोगे सर 80 को 2 से भाग दे देंगे, बस आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो दो चीज ध्यान रखिएगा कि केंद्र पर जो कोण होता है वो 2 गुना होता है, और वृत्त पर जो होता है वो आधा। अगर यहाँ पर एक्स है तो ये वाला 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे और समय होता तो और करते, लेकिन अभी इतना ही पे क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। कोई डाउट?